पंजाब का सीरियल किलर जो दिन में पुरुष बनकर घूमा करता था और रात में महिला की तरह रहता था, घूंघट करता था, मेकअप करता था और महिला बनकर घूमता था। दुबई जाने के बाद में उसने ऐसा क्यों शुरू कर दिया था कि वो दिन में पुरुष और रात में महिला। कतर से आने के बाद में उसने 11 कत्ल क्यों करे थे और जो लोगों को मारता था उनकी पीठ पर लिखता था धोखेबाज और उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगा करता था। ये बड़ी अजीब सी अनोखी सी एक सीरियल किलर की कहानी है जो पंजाब का रहने वाला है। हेलो गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्ज़ा और आज आपको मैं बताऊंगी इस स्टोरी में कि कैसे उसकी जो एक गलती थी वो उसके पकड़े जाने की वजह बन गई थी। अगर वो ना पकड़ा जाता तो आज वो और भी पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुका होता। कहानी शुरू होती है 18 अगस्त सन 2024 में। किरतपुर साहिब में गढ़मोल टोल प्लाजा के पास में एक छोटा सा ढाबा था जिस पर लोग हमेशा चाय पानी पीने के लिए आते थे, थोड़ी देर रुकते थे और चले जाते थे। उसका जो मालिक था उसकी उम्र लगभग 37 साल की थी और एक दिन 18 अगस्त सन 2024 को जो उसका मालिक था ढाबे का, उसकी लाश ढाबे के पास मिलती है जिसकी इत्तला पुलिस को दे दी जाती है और पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है और जो बॉडी थी उसे जब्त कर लेती है। जिसके बाद में पोस्टमार्टम में पता चलता है कि वो जो ढाबे का मालिक था उसकी साधारण मौत नहीं हुई है, उसकी हत्या की गई है। पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था क्योंकि उस ढाबे पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था जिसमें देखा जाता कि आखिर कौन है, कौन आया था, कौन गया था, कुछ नहीं पता चलता है और ना ही कोई सुराग मिलता है। लेकिन जो ढाबे का मालिक था उसका फ़ोन वहाँ से गायब था। पुलिस रेगुलर उसको ट्रैक कर रही थी और हर टाइम उसको ट्रैक में लगाया हुआ था कि जैसे ही फ़ोन ऑन होगा और पुलिस को पता चल जाएगा। अब फ़ोन जो था वो भी ऑन हो नहीं रहा था। पुलिस बड़ी परेशान थी लेकिन पुलिस को जानना था कि आखिर कत्ल किसने किया है। अब पुलिस लगातार मशक्कत कर रही थी उस कातिल को ढूंढने के लिए और एक दिन होता क्या है कि फ़ोन ऑन हो जाता है। जैसे ही वो फ़ोन ऑन होता है पुलिस तुरंत मौके पर वहां पहुंचती है और उस व्यक्ति से पूछताछ करना चालू कर देती है। तो जो व्यक्ति था वो घबराता नहीं है और ना ही वो पुलिस से भाग रहा था। वो पुलिस से पूछता है कि सर आखिर मैंने क्या किया है जो आप लोगों ने मुझे पकड़ा है। तो पुलिस कहती है कि तुम्हें पता है ये जो फ़ोन है ये किसका है जो तुम चला रहे हो। वो कहता है नहीं, कि जिसका ये फ़ोन है उसका थोड़े टाइम पहले कत्ल हो चुका है। तो वो व्यक्ति घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं आपको सारी बात बताने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद में पुलिस पूछती है कि बताओ ये फ़ोन कैसे आया तुम्हारे पास में जब तुमने कुछ नहीं किया है। तो उसने बताया कि मुझे ये फ़ोन एक व्यक्ति ने बेचा था और जिसने मुझसे कहा था कि तुम्हें इस टाइम पे ये बहुत कम पैसों में मिल रहा है, वक्त है, मौका है, खरीद लो। जिसके लालच में मैं आ गया था और मैंने बहुत सस्ते दाम देखकर इस फ़ोन को खरीद लिया था और फिर जिस दिन इसमें सिम डाला है तुरंत आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। तो पुलिस पूछती है कि अच्छा वो व्यक्ति था कौन, वैसे तुम जानते हो, नाम पहचान कुछ तो पता होगा। वो व्यक्ति कहता है कि सर मैं उस व्यक्ति को जानता तो नहीं हूँ जिसने मुझे ये फ़ोन बेचा था, लेकिन था वो बहुत अजीब सा। था तो वो आदमी ही, लेकिन उसका जो रहने का तरीका था वो बिल्कुल औरतों जैसा था। उसने चुन्नी वगैरह भी ओढ़ रखी थी। जिसके बाद में पुलिस उससे कहती है कि ठीक है, क्या तुम हमारी उस व्यक्ति का स्केच बनाने में मदद कर सकते हो। तो जो व्यक्ति था वो कहता है कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ। पुलिस एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है और जिसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था वो पूरा हुलिया बता रहा था उस व्यक्ति का जिसने उसको फ़ोन बेचा था। फिर स्केच बन के तैयार हो जाता है। जिसके बाद में पुलिस ने वो जो स्केच था, जो व्यक्ति उसे फ़ोन बेच कर गया था, वो चारों तरफ फैला दिया था। पंजाब में हर तरफ दीवार पे पोस्टर लगाए थे, पुलिस स्टेशन में भेज दिया था कि बस कहीं से भी ये व्यक्ति मिल जाए और जिसको भी ये दिखे तुरंत हमें इन्फॉर्म करें इसके बारे में। और एक दिन ऐसे ही पंजाब के एक एरिया से फ़ोन आता है कि सर इस व्यक्ति को देखा गया है जो स्केच वाला व्यक्ति है। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जो स्केच वाला व्यक्ति था और उसका नाम होता है राम स्वरूप, जिसकी उम्र लगभग 33 साल की थी। राम स्वरूप को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस सोच रही थी कि उन्होंने जो ढाबे के मालिक का कत्ल हुआ है उसके अपराधी को पकड़ लिया है और अब केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी तो कहानी की शुरुआत हुई थी।
जब रामस्वरूप से पूछताछ में पता चला तो बचपन से ही रामस्वरूप को लड़कियों की तरह रहना, तैयार होना बहुत पसंद था, लेकिन वो चुप चुप कर रात को तैयार हुआ करता था क्योंकि दिन में तो उसे कोई ऐसा करने ही नहीं देता। जिसके बाद में जो रामस्वरूप था उसका पढ़ाई में भी ज़्यादा दिल नहीं लगा करता था, उसको मेकअप में बहुत शौक था और जैसे तैसे करके वो पढ़ रहा था अपने माँ बाप की ज़िद और ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से। अब 10th क्लास में जब वो आया था वो फेल भी हो गया था मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, और उसने दोबारा जैसे तैसे करके 10th पास करी थी। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो वहीं पर पंजाब में ही गांव में काम करने लगा था। कभी किसी दुकान पर काम करता था, कभी किसी दुकान पर काम करता था। इसी से उसका गुजारा चल रहा था। और जो रामस्वरूप के माता पिता थे, एक दिन उन्होंने फिर उसकी शादी करने का ठान लिया और उसकी शादी कर दी। उसकी शादी हो जाती है, उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां थीं रामस्वरूप की, और ऐसी ही ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन शादी तो हो गई थी, खर्चे भी डबल हो गए थे, बच्चे भी थे, बहुत पैसा चाहिए था ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसको समझ में आ रहा था कि यहाँ पर रहकर मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ जिससे कि मेरी फैमिली का पेट भर सके। जिसके बाद में रामस्वरूप सोचता है कि मुझे दुबई चले जाना चाहिए, वहाँ से पैसा कमाऊँगा, और वो दुबई चला भी जाता है। दुबई जाने के बाद वो काम वाम करता है वहाँ पर, और वहाँ पे उसकी कुछ लोगों से मुलाकात होती है जो गे होते हैं, और रामस्वरूप को समझ में आता है कि मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मैं भी तो यही सब चीज़ें पसंद करता हूँ कि लड़कियों वाले कपड़े पहनने हैं, लिपस्टिक लगानी है, मेकअप करनी है, यानी कि मैं भी गे ही हूँ। अब रामस्वरूप गे तो था लेकिन किन्नर नहीं था वो। जिसके बाद में उसका फिर वहाँ मन नहीं लगता है और वो लौट कर पंजाब आ जाता है। अब पंजाब में रहने से नहीं लगता है, फिर उसका मन करता है कि नहीं, पैसे की ज़रूरत है, मुझे बाहर जाना चाहिए। वो क्या करता है, वो जाता है कतर। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो कतर में रहता है और वहाँ से अपने घर पे पैसे भेजा करता था। लगभग 5 साल उसने कतर में बिताए थे और उसका फिर वहाँ पे भी मन लगना बंद हो जाता है, और फिर वो फाइनली सोचता है कि नहीं, मुझे मेरे पंजाब ही जाना है और मैं वहीं रहूँगा। वो पंजाब आ जाता है कतर से वापस। जिसके बाद में फिर ऐसे ही रहने सहने लगता है और पैसे की फिर से कमी होने लग जाती है। रामस्वरूप जो कतर से आया था वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था, हर टाइम नशे में धुत रहा करता था, जिसकी वजह से उसकी बाहर भी लड़ाइयाँ होती थी और उसके घर में भी लड़ाइयाँ होती थी। उसके जो माता पिता थे उन्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि हर टाइम नशे में धुत रहना किसी के माँ बाप को पसंद नहीं आएगा, और जो उसकी पत्नी थी उसे भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। एक बार तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी है कि उसको बेदखल करने का सोच लिया था उसके घर वालों ने, लेकिन किया नहीं था। और तो और जब ज़्यादा ही हद हो गई थी, रामस्वरूप सुधरने के लिए तैयार ही नहीं था, तो रामस्वरूप के माता पिता ने रामस्वरूप को घर से बाहर निकाल दिया था। अब यहाँ से एक रामस्वरूप की जो जिंदगी थी वो एक नया मोड़ लेने वाली थी जब घर से बाहर निकला था वो। जब रामस्वरूप के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, उसके पास ना तो रहने के लिए कोई जगह थी और ना ही खाने के लिए पैसे थे। उस दिन रामस्वरूप ने अपनी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला लिया और वो डिसाइड करता है अब वो दिन में तो आदमी बनकर घूमेगा, लेकिन रात में वो औरतों की तरह रहा करेगा, घूंघट करेगा, लिपस्टिक लगाएगा, मेकअप करेगा, और तो उसने अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाना शुरू कर दिया था, यानी कि वो प्रोस्टिट्यूट वाले वर्क में आ गया था। अब वो क्या करता था, वो रात को लोगों के पास जाता था और उनकी नीड्स को फुलफिल किया करता था, जिसके बाद में उसके बहुत सारे कस्टमर बन भी गए थे। कुछ लोग उसे, जो उसके कुछ कस्टमर थे वो तो उसे बहुत प्यार से ट्रीट करते थे, लेकिन कुछ लोग उससे बदतमीज़ी किया करते थे, उससे मिसबिहेव करते थे। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि जो रामस्वरूप था उसकी ज़्यादातर अपने क्लाइंट से झगड़ा इसी बात पर होता था, पैसे को लेकर, कि पहले पैसे कुछ और डिसाइड होते थे, बाद में कुछ और होते थे। अब ऐसे ही आ जाता है एक दिन, जून सन 2023 का दिन, जिसमें उसके एक क्लाइंट से उसकी लड़ाई होती है और जो रामस्वरूप था वो गला घोंटकर उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद में रामस्वरूप को एक अजीब सी खुशी मिलती है, अजीब सा सुकून मिलता है उसे मारने के बाद। अब जो रामस्वरूप था वो क्या करता था, जो भी उससे लड़ता था, जिस क्लाइंट से भी उसकी नहीं बनती थी, वो इसी तरीके से उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया करता था। बड़ी ही अजीब सा उसका एक नशा सा हो गया था। अभी वो शराब का नशा कर रहा था, अभी वो लोगों को मारने का नशा सा कर रहा था। जिस व्यक्ति से उसकी बन नहीं रही है वो डायरेक्ट उसे मौत के घाट उतार रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 18 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा था और 18 महीने में उसने 11 लोगों की हत्या की थी, और वो भी 11 लोग वो थे जो उसको याद थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जाता है कि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, उसे ज़्यादातर कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि वो हर टाइम नशे में धुत जो रहता था।
अब 11 तो याद थे, बाकी कितने लोगों को उसने मारा है उसे कुछ याद नहीं था। फिर आता है 18 अगस्त सन 2024 का दिन। किरतपुर साहिब में गढ़मूल टोल प्लाजा के पास जो ढाबा था उसका मालिक रामस्वरूप का कस्टमर था और 18 अगस्त को इन दोनों में पैसों के ऊपर कैंसुलन हुई थी। जो पैसे पहले तय किए गए थे, जो ढाबे का मालिक था वो उसको दे नहीं रहा था, जिसके बाद में रामस्वरूप को गुस्सा आता है और रामस्वरूप ढाबे के मालिक का कत्ल कर देता है। और जब ये कत्ल किया करता था, ये जितने भी लोगों को मारता था एक अजीब सी चीज करता था उनके साथ में। उनके सारे कपड़े उतारने के बाद में उनकी पीठ पर लिखता था धोखेबाज और उनके पैर छूकर उनसे माफी मांगा करता था। और यही सिलसिला 18 महीने तक इसका चलता रहा था और इसको कोई पकड़ भी नहीं पाया था। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कभी छुपता नहीं है, अपराध जरूर पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ रामस्वरूप के साथ में हुआ था। उसने ढाबे के मालिक का कत्ल तो कर दिया था, उसके बाद में उसका फोन चुराना ही उसके पकड़े जाने की वजह बन गया था। और तो और ये भी बताया जाता है कि रामस्वरूप ने ये भी कहा था कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था उन लोगों को मौत के घाट उतारने का, लेकिन जब वो मेरे पैसे नहीं देते थे तो मैं क्या करता। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।